नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 अगस्त 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। दोस्तों, आज की खबरें और वीडियो के लास्ट में कवर होने वाले मजेदार फैक्ट्स को जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखिएगा। पहले बात करते हैं आज के वीडियो के की अट्रैक्शंस के बारे में। हमारे आज के वीडियो में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम, कोविड-19 इमरजेंसी फंड, सार्क, नॉन अलाइंड मूवमेंट, G20, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, IIT दिल्ली, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NCERT और CBI जैसी संस्थाओं और योजनाओं का जिक्र आया है, जिसे मैंने स्लाइड्स में ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ अलग कलर में हाईलाइट कर दिया है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत ने कहा है कि वह चीन से उम्मीद करता है कि वह सीमावर्ती क्षेत्रों में आमने सामने डटी सेनाओं को पीछे हटाने और तनाव कम करने तथा अमन चैन पूरी तरह बहाल करने के लिए ईमानदारी से कार्य करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कल संवाददाताओं को बताया कि भारत इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों ने 5 जुलाई को फोन पर बात की थी और इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों की स्थिति पर चर्चा की थी। दोनों विशेष प्रतिनिधि सहमत हुए थे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आमने सामने खड़ी सेनाओं के बीच उलझाव जल्द से जल्द खत्म किया जाए और आपसी समझौते तथा संधियों के अंतर्गत सीमा क्षेत्र में अमन चैन बहाल हो। बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए शांति और सौहार्द को पूरी तरह बहाल करना भी आवश्यक बताया गया था। एक सवाल के जवाब में अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि विदेश मंत्रालय ने विदेशी सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना और कामकाज के लिए 2009 में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए थे। उन्होंने कहा कि ये दिशा निर्देश कन्फ्यूशियस केंद्र सहित ऐसे सभी सांस्कृतिक केंद्रों पर लागू होते हैं जो स्वायत्त विदेशी संगठन से समर्थित और प्रायोजित हों। इन दिशा निर्देशों के तहत भारतीय संगठन के साथ सहयोग करने के इच्छुक किसी भी केंद्र को कोई सहमति पत्र या समझौता करने से पहले विदेश मंत्रालय की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। प्रवक्ता ने कहा कि यदि कोई भारतीय संस्थान ऐसा समझौता करता है तो वह इन दिशा निर्देशों के दायरे में आएगा और फिर उसे भी सरकार की स्वीकृति लेनी होगी। अगली खबर है, भारत ने कल कहा कि उसे कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान से कोई संदेश नहीं मिला है। एक सवाल के जवाब में मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो जाधव को निर्बाध और बेरोक-टोक राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराए। डिप्लोमेटिक एक्सेस की बात यहां पे हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को उन मूलभूत मुद्दों को सुलझाना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को पूरी तरह लागू करने से संबंधित हैं। ये सभी मुद्दे भारत को सभी प्रासंगिक कागजात उपलब्ध कराने तथा जाधव तक बिना किसी बाधा और बिना किसी शर्त के राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराने से संबंधित है। पाकिस्तान के नए नक्शे के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि इस तरह के आधारहीन दावों से पता चलता है कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के जरिए अधिक क्षेत्रों पर कब्जा जमाना चाहता है। पाकिस्तान के नए नक्शे में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पश्चिमी गुजरात के कुछ हिस्से शामिल किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पर तुर्की के बयान के बारे में अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि यह तथ्यात्मक रूप से गलत, पक्षपातपूर्ण और अवांछित है। उन्होंने तुर्की सरकार से वास्तविक स्थिति को अच्छी तरह समझने और भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप से बचने का अनुरोध किया। नेक्स्ट खबर है, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के क्षेत्रीय निदेशक और दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के स्वास्थ्य मंत्री के साथ बातचीत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में कोविड-19 महामारी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं बनाए रखने और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 से निपटने के भारत के अनुभवों की चर्चा की और इस बात पर बल दिया कि चीन ने 7 जनवरी को जैसे ही विश्व स्वास्थ्य संगठन को महामारी के बारे में सूचित किया, भारत ने इससे निपटने की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से निपटने में भारत ने विभिन्न स्तरों पर जो महत्वपूर्ण कदम उठाए, उनकी वजह से देश में उच्च जनसंख्या घनत्व के बावजूद पर 10 लाख जो इन्फेक्शन की रेट है और डेथ रेट सबसे कम स्तर पर बनी हुई है। लॉकडाउन लागू करने के फायदे के बारे में डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि इसका जिस तरह से विस्तार किया गया उससे महामारी के इन्फेक्शन की दर कम करने में मदद मिली और सरकार को स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा और परीक्षण सुविधाएं बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। उन्होंने कहा कि जनवरी 2020 में भारत में कोविड महामारी की टेस्टिंग के लिए केवल 1 लैब थी, जबकि आज इनकी संख्या 1370 है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सिफारिशों के अनुसार पर 10 लाख की आबादी पर 140 व्यक्तियों के परीक्षण की सुविधा होना आवश्यक है, जबकि भारत 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 33 में इस स्तर पर सुविधाएं उपलब्ध करा चुका है। नेक्स्ट खबर है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वैश्विक कोविड सहयोग के लिए रास्ता प्रशस्त किया है
उन्होंने कहा कि पिछले 6 सालों में श्री मोदी के विदेशों तक पहुंच बनाने के प्रयासों से इस महामारी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने में बड़ी सहायता मिली है। वे कल कोविड-19 गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेज इन ए पैंडेमिक विषय पर एक वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। इस वर्कशॉप का आयोजन ज्वाइंटली भारतीय तकनीकी आर्थिक सहयोग परिषद यानी कि ITEC, विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय सुशासन केंद्र, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा किया गया था। डॉक्टर सिंह ने कहा कि श्री मोदी 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर जुटाने की प्रतिबद्धता के साथ कोविड-19 इमरजेंसी फंड, जिसको 15 मार्च 2020 को श्री मोदी ने प्रपोज किया था, उसे बनाने में न केवल महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है बल्कि सार्क, नैम तथा G20 और अन्य मंचों पर महामारी से संबंधित मुद्दों को भी संबोधित किया है। अपने संबोधन में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि कई विकासशील देशों को अपने सीमित संसाधनों और स्वास्थ्य और चिकित्सा बुनियादी ढांचे के कारण इस महामारी की चपेट में आना पड़ा, लेकिन भारत ने अपने पड़ोसी और अन्य देशों तक चिकित्सा और अन्य सहायता पहुंचाई। 2 दिवसीय सम्मेलन में 184 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिनमें दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के 26 देशों के डिप्लोमेट्स, सिविल सर्वेंट्स और स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल हैं। बात करते कोविड-19 पर अपडेट की। देश में कल कोविड-19 के लगभग 6,65,000 सैंपल्स की टेस्टिंग की गई और इन्हें मिलाकर अब तक देश में कुल 2 करोड़ 21 लाख सैंपल्स की टेस्टिंग हो चुकी है। हर दिन 6 लाख से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग की जा रही है। देश में अब तक 13 लाख से ज्यादा कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 46,000 रोगी इस इन्फेक्शन से ठीक हुए। स्वस्थ होने की रेट हमारे यहाँ पे 67% से ज्यादा हो गई है और डेथ रेट घट के 2.07% रह गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में लगभग 56,000 लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हुए और देश में अब तक लगभग 19,64,000 लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। लगभग 6 लाख लोगों का देश भर में उपचार चल रहा है और कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 40,699 हो गई है। बढ़ते आगे। वंदे भारत मिशन के तहत अब तक विदेशों से स्वदेश लाए गए प्रवासियों की संख्या 10 लाख के करीब पहुंच गई है। दुनिया में विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को उनके घर तक पहुंचाने का यह सबसे बड़ा अभियान है, जो अभी भी जारी है। मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक करीब 9.5 लाख प्रवासी भारतीय स्वदेश लौट चुके हैं। उन्होंने कहा कि वंदे भारत मिशन का 5वां चरण जारी है और ये जो फेज है ये 1 अगस्त को शुरू हुआ था। विदेशों से मिली रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए करीब 60 और फ्लाइट्स की व्यवस्था की जा रही है। अगली खबर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो रेट 4% बनाए रखने का निर्णय लिया है। उन्होंने मौद्रिक समिति की 3 दिवसीय बैठक के समापन सत्र को कल संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री दास ने कहा कि विकास को बनाए रखने और कोविड के प्रभाव को कम करने के लिए बैंक मौद्रिक नीति में फेरबदल जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF रेट जो है वो और बैंक रेट इन दोनों को 4.25% रखा गया है। उन्होंने ये भी बताया कि रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बनी रहेगी। रेपो रेट जिस पर बैंक जो RBI है वो बैंकों को लोन देता है और रिवर्स रेपो रेट जिस पर बैंकों से लोन लेता है। समिति का यह मानना था कि इस साल जुलाई में वर्ल्ड की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में कोविड-19 इन्फेक्शन में नए सिरे से वृद्धि ने अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के उन शुरुआती संकेतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है जो मई और जून में दिखाई दिए थे। गवर्नर ने कहा कि उपभोक्ता सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की जो दर है यानी कि इन्फ्लेशन जो रेट है वो मार्च 2020 में 5.8% थी और जून के इंटरिम जो हमारी अनुमान है उनके अनुसार ये 6.1% हो गई थी। अगली खबर है, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसने जो है भारतीय दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता जो था उससे संबंधित प्रक्रियाओं के बारे में तीसरे संशोधित नियम और अधिसूचित किए हैं। इनमें लिक्विडेटर को किए जाने वाले भुगतान के निर्धारण के लिए समिति गठित करने की व्यवस्था है। इन नियमों में कई क्लेरिफिकेशन भी दिए गए हैं। बढ़ते आगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और जापान को प्रामाणिक निवेशकों से विश्वस्तरीय साझेदारी की आशा है। श्री गोयल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन्वेस्ट इंडिया एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम के जापानी एडिशन की तीसरी बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि जापान और भारत व्यापार के संबंधों का विस्तार करें। उन्होंने भरोसा जताया कि भारत और जापान भौगोलिक, राजनीतिक, सामरिक और मामले और व्यापार, अर्थव्यवस्था और उद्योग से संबंधित किसी भी विपरीत परिस्थिति से सफलतापूर्वक बाहर निकल सकते हैं। श्री गोयल ने कहा कि जापान भारत का सबसे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय व्यापारिक साझेदार है। सरकार कारोबार की निरंतरता बनाए रखने के लिए रणनीति और कार्य योजना तैयार कर रही है तथा वैश्विक निवेशकों का शानदार स्वागत भी कर रही है ताकि निवेश के लिए भारत निरंतर उनकी पसंद बना रहे। नेक्स्ट खबर है,
देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन यानी कि किसान रेल आज से चलने लगेगी। ये ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली से दूसरे पहर 11 बजे रवाना होगी और बिहार के दानापुर के बीच फल सब्जियां, मछली, मांस और दूध जैसी जल्द खराब होने वाली वस्तुओं की ढुलाई करेगी। ये पेरिशेबल आइटम्स की बात यहां पे हो रही है। किसान रेल के रुकने के लिए नासिक रोड, मनमाड़, जलगांव, भुसावल, बुरहानपुर, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, सतना, कटनी, मानिकपुर, प्रयाग, छिवकी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर और बक्सर में हाल्ट बनाए गए हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जो है वो आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पहली ट्रेन लगभग 32 घंटे में 1519 किलोमीटर की दूरी तय करके 8 अगस्त को शाम 6:45 बजे दानापुर पहुंचेगी। रेल मंत्री ने कहा कि उनके मंत्रालय का उद्देश्य किसान रेल के माध्यम से खेती करने वालों की आमदनी दुगना करना है। किसान रेल में एसी डिब्बे बनाए गए हैं और इसके माध्यम से देश भर में मछली, मांस और दूध सहित खराब होने वाली जो वस्तु हैं उनकी अनहिंडर्ड यानी कि निर्बाध रूप से सप्लाई हो सकेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खराब होने वाली वस्तुओं की सप्लाई चेन उपलब्ध कराने के लिए इस साल बजट में किसान रेल प्रारंभ करने की घोषणा की थी। तो ये इंप्लीमेंटेशन हो रही है यहां पे। नेक्स्ट खबर है, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल जल सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय द्वारा किए जा रहे उपायों के बारे में रिपोर्ट की एक कॉपी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को भेंट की। जल शक्ति मंत्री ने उपराष्ट्रपति को विभिन्न कदमों, खासतौर पर घर घर में पाइपलाइन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की योजना में हुई प्रगति के बारे में भी जानकारी दी। श्री शेखावत ने उपराष्ट्रपति को यह भी बताया कि केंद्र देश भर में सभी गांवों में पाइपलाइन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने वाले पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराने में पूरी मदद दे रहा है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के उदयगिरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सभी घरों में पाइपलाइनों से पानी उपलब्ध कराने के बारे में उपराष्ट्रपति के सवाल का जवाब देते हुए श्री शेखावत ने भरोसा दिलाया कि एक बार राज्य सरकार की ओर से इस बारे में प्रस्ताव मिल जाने पर केंद्र पक्के तौर पर धन उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट खबर है, महिला उद्यमी और सशक्तिकरण समूह WEE कोहोर्ट जो है वो एक ऐसी पहल है जो कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं से लेकर घरेलू महिलाओं तक को संतोषप्रद रोजगार के विकल्प के रूप में उद्यमिता अपनाने को प्रेरणा देती है। हमारे 3 और 5 अगस्त वाली न्यूज में भी इसको कवर किया गया था। भारत में अपनी तरह का ये पहला प्रयास है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रायोजित और समर्थित IIT दिल्ली के इस कार्यक्रम में कामकाजी माहौल को महिलाओं के लिए अधिक अनुकूल बनाने के प्रयास किए जाते हैं। वी कोहोर्ट के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के जाने माने विशेषज्ञों ने प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान किया है और देश भर के 16 राज्यों की महिला उद्यमियों ने इसमें भाग लिया। डॉक्टर नीता दोषी ने अपनी अनूठी पहल के लिए कांस्य पदक जीता। उन्होंने ऐसी मशीन बनाई जो कि हवा में मौजूद कणों को बारिश में बदल सकती है। इस प्रकार कराई गई जो आर्टिफिशियल रेन होगी उससे खेती में लाभ होगा, पानी की कमी दूर की जा सकेगी और बाढ़ के पानी का सिंचाई में उपयोग किया जा सकेगा। बढ़ते नेक्स्ट खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों पर आयोजित एक सम्मेलन में को संबोधित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस सम्मेलन में नई शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे समेत देश के जाने माने एकेडमिशियन जो हैं वो और कई विश्वविद्यालयों के जो वाइस चांसलर वो इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट खबर है, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी कि NFDC जो है वो स्वतंत्रता दिवस समारोह के सिलसिले में आज से 21 अगस्त तक देशभक्ति पर आधारित फिल्म समारोह का ऑनलाइन आयोजन करेगा। इस समारोह में भारतीय इतिहास की ऐसी घटनाओं पर आधारित फिल्मों को दिखाया जाएगा जो फ्रीडम फाइटर्स के शौर्य की गाथाओं पर आधारित हो। इसका उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान देशवासियों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना है। नेक्स्ट खबर है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी कि नेशनल हैंडलूम डे जो है वो आज मनाया जाएगा। 7 अगस्त को हम इसको मनाते हैं। वस्त्र मंत्रालय वर्चुअल तरीके से इसका आयोजन कर रहा है। वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी इस मौके पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। समारोह के दौरान देश भर में हथकरघा समूह, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, सभी 28 बुनकर सेवा केंद्र, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम और अन्य संबंधित पक्ष ऑनलाइन समारोह से जुड़ेंगे। अगली खबर है, स्वतंत्रता दिवस समारोह के सिलसिले में शिक्षा मंत्रालय माईगोव पोर्टल के माध्यम से देश भर में 9वीं और 10वीं तथा 11वीं और 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन ऐसे राइटिंग कंपटीशन आयोजित कर रहा है। NCERT इस प्रतियोगिता के लिए नोडल एजेंसी होगी। इस दौरान विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर भारत, स्वतंत्र भारत विषय के अंतर्गत विभिन्न टाइटल्स के निबंध लिखने होंगे। इसका जो चयन होगा वो 2 लेवल पे किया जाएगा। पहले लेवल पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इन्हें अंतिम रूप देंगे। NCERT की विशेषज्ञों की एक टीम हर राज्य से 10 एसेज को सिलेक्ट करेगी जिन्हें अंतिम चयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भेजा जाएगा।
इस कंपटीशन के अगले चरण में 9वीं और 10वीं तथा 11वीं और 12वीं कक्षाओं की अलग अलग श्रेणियों के लिए 30 निबंधों का चयन किया जाएगा। नेशनल लेवल की प्रतियोगिताओं के लिए पुरस्कार राशि के बारे में घोषणा बहुत जल्द की जाएगी। विद्यार्थी अपनी जो एंट्रीज हैं वो innovate.mygov.in/essay पोर्टल पर 14 अगस्त तक भेज सकते हैं। नेक्स्ट खबर है, जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कल बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए मेडिसिन वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके लिए दिल्ली के जोरबाग स्थित ठाकुर द्वारा ट्रस्ट ने 15 लाख रुपए की दवाएं उपलब्ध कराई हैं। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए लगभग 2000 वॉलंटियर जो है वो काम कर रहे हैं। नेक्स्ट खबर है, मनोज शशिधर के नेतृत्व में सीबीआई जो है वो उसकी विशेष टीम सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या के मामले की जांच करेगी। आईपीएस अधिकारी श्रीमती गगनदीप गंभीर भी जांच टीम में शामिल हैं। केंद्र ने परसों उच्चतम न्यायालय को सूचना दी थी कि अभिनेता की कथित हत्या की सीबीआई जांच कराने की बिहार सरकार की सिफारिश एक्सेप्ट कर ली गई है। हमें बता कि सुशांत सिंह राजपूत ने पिछली 14 जून को आत्महत्या कर ली थी। वे अपने फ्लैट में मरे पाए गए थे। अगली खबर है, भारत ने लेबनान के बंदरगाह शहर बैरूत में परसों हुए भीषण धमाके से हुए नुकसान का अनुमान लगाने को कहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कल संवाददाताओं से बताया कि नुकसान के अनुमान के आधार पर ही भारत लेबनान को दी जाने वाली सहायता के बारे में फैसला करेगा। अभी हाल ही में बहुत बड़े धमाके हुए थे वहां पे, जिससे काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि बेरूत में किसी भी भारतीय के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। बात करते हैं आज की लास्ट खबर की। श्रीलंका में प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्सा की जो पार्टी है वो संसद के आम चुनाव में बहुमत की तरफ बढ़ रही है। अभी 5 अगस्त को वहां पर वोट डले थे। आम चुनाव के लिए परसों मतदान हुआ था, जिसकी मतगणना जारी है। श्रीलंका पीपुल्स पार्टी 22 निर्वाचन जिलों में से कम 16 में बहुमत की ओर बढ़ रही है। पार्टी ने अब तक गिने गए 20 लाख से अधिक वोटों में से करीब 67% वोट हासिल किए हैं। पूर्व मंत्री साजिद प्रेमदास की समागी जन बल वायगा जो पार्टी है वो मुख्य विपक्षी दल के तौर पर उभरी है। इस पार्टी को करीब 20% वोट मिले हैं और पूर्व प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे जो है उनकी यूनाइटेड नेशनल पार्टी जो है वो कई सीटों पर चौथे स्थान पर सिमट गई है। दोस्तों ये थी आज की खबरें। बात करते हैं आज के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 7 अगस्त है। 7 अगस्त 1782 को जॉर्ज वॉशिंगटन ने पर्पल हर्ट नामक सेना सम्मान की शुरुआत की। आरंभ में इसे बैज ऑफ मिलिट्री मेरिट के नाम से जाना जाता था। साल 1932 में जॉर्ज वॉशिंगटन की जन्म की 200वीं वर्षगांठ पर तय किया गया कि यह सैन्य सम्मान उन्हें दिया जाएगा जो 5 अप्रैल 1917 के बाद यूनाइटेड स्टेट्स आर्म्ड फोर्सेज में सेवा देते हुए शत्रु की किसी कार्रवाई में घायल हो जाते हैं अथवा मारे जाते हैं। 7 अगस्त को अमेरिका में हर साल पर्पल हर्ट डे मनाया जाता है। 7 अगस्त 1927 को अमेरिका और कनाडा के बीच पीस ब्रिज को लोकार्पित किया गया। हालांकि इसे 1 जून 1927 को ही आम जनता के लिए खोल दिया गया था, किंतु इससे संबंधित जो पब्लिक सेरेमनी थी उसको 7 अगस्त 1927 को आयोजित किया गया था। 7 अगस्त 1947 को बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने औपचारिक रूप से बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट, जिसको बेस्ट बोलते हैं, उसका प्रभार संभाला। बेस्ट की बसें चलती हैं, आपको पता होगा, मुंबई में। 7 अगस्त 1960 को अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट, जिसे हम कोट डी आइवरी के नाम से भी जानते हैं, उसे फ्रांस से आजादी मिली। यह देश साल 1893 में एक फ्रेंच कॉलोनी बना था। आजादी के बाद फेलिक्स हुपयूट बोइनी जो है इसके पहले राष्ट्रपति बने और ये 1993 तक अपनी डेथ तक इस पद पर बने रहे। 7 अगस्त 1974 को फ्रांस के 24 साल के फिलिप पेटिट ने 45 मिनट की टाइम में 8 बार वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स को तारों के ऊपर चल के पार किया। ये जो तारे थी यानी कि वायर्स जो थी वो जमीन से 1350 फीट की ऊंचाई पर लगी हुई थी। 7 अगस्त 2018 को क्रेजी रिच इन एशियंस नाम की ऐसी पहली हॉलीवुड फिल्म रिलीज हुई जिसके सभी कलाकार एशियाई थे। 7 अगस्त 1925 को भारत के प्रसिद्ध कृषि विज्ञानी एमएस स्वामीनाथन का जन्म तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ। उसके अलावा 7 अगस्त 1941 को भारत तथा बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु कोलकाता में हुई। हमने अपनी न्यूज में कवर किया था कि 7 अगस्त को हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी कि नेशनल हैंडलूम डे के तौर पे मनाया जाता है, तो वो हमारी खबर में कवर हो चुका है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको एक वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, बाय।